يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. अस्सलाम वालेकुम सभी को। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है आपसे मेरा तजुर्बा बांटने की और मैं कोशिश करूंगी कि जितना मुझे पता है इस उम्र में 2 साल हो गए मुझे हरियाणा सरकार के साथ काम करते हुए। तो मैं आज कोशिश करूंगी कि पब्लिक पॉलिसी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से मतलब हेल्पफुल या क्या मायने वो रखता है, ये इसको देखने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारे आसपास सरकार जिसे हम कहते हैं वो कैसे ऑपरेट करती है, कैसे। आज हम क्या कवर करेंगे? एक तो ये कि यंग प्रोफेशनल जो होते हैं वो सरकार के साथ जो काम करते हैं, एक तो वो बदलाव कैसे आया है और वो क्यों इंडिया में या फिर हिंदुस्तान में क्यों ट्रेंड चला है, उसके बारे में बात करेंगे और मेरा एक्सपीरियंस और जो बाकी के ऐसे प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे। दूसरा ये कि पब्लिक पॉलिसी जो लफ्ज है, जो शब्द है, उसका अर्थ और जो उसका मायने इंडिया में क्या है, हिंदुस्तान में क्या रखता है, वो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगी, उसके बारे में बताना चाहूंगी। उसके बाद हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, मतलब जो उसका पूरा जो उसकी किस्तें हैं, जो उसकी स्टेजेस हैं, वो क्या क्या होती हैं, कैसे बनती हैं पॉलिसीज, जो नीति या जो वजाहत होती है वो कैसे बनती है, वो हम देखेंगे। और बाकी की जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे अहम बात करनी है आज, वो ये है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में पब्लिक पॉलिसी कैसे एक रोल अदा करती है, वो हमें देखना है। तो ये 4 मेन मुद्दे हैं जिसपे हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये सरकार के साथ जो यंग प्रोफेशनल्स या जो यंग लोग काम करते हैं, तो एक गवर्नमेंट सेटअप जो होता है, जो सरकारी सेटअप होता है, वो एक ट्रेडिशनल सेटअप माना जाता है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि पिछले 5-6 सालों में एक बदलाव आया है, एक चाह है कि हम कुछ इनोवेटिव करें, कुछ अलग सा करें, ताकि जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारी पॉलिसीज बनती हैं, जो लॉज बनते हैं, वो कैसे अलग तरीके से या फिर अलग तरीके से बन सकते हैं या फिर अलग तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जो हमारे लोगों तक पहुंचे, वो उसको किस नए ढंग से बनाया या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वो एक नया ट्रेंड आया है, सारी गवर्नमेंट्स में और ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में। जो एक फेलोशिप मॉडल होता है, तो फेलोशिप मॉडल में क्या होता है कि आप एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब एक प्रैक्टिकल जो उसकी सीखने को मिलता है आपको, कि आप एक गवर्नमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं और आपको कुछ चीजों पे काम करने को का मौका मिलता है। और उसकी वजह से, क्योंकि वो एक कुछ समय के लिए होता है, कुछ वक्त के लिए होता है, तो इससे क्या होता है कि दोनों पार्टीज को उसका बेनिफिट मिलता है। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है, उनको ये पता है कि आपको इन मुद्दों पे या इन बातों पे काम करना है, और आपको भी पता है कि आपको इतने टाइम में ही अपना काम करके डिलीवर करना है। तो इसलिए ये फेलोशिप मॉडल देखा गया है कि काफी हद तक सक्सेसफुल या फिर सक्सेसफुल रहा है। तो एक्चुअली मैंने एक वेबसाइट है जिसपे मैक्सिमम जो फेलोशिप्स हैं, सिर्फ सरकार के अलावा भी जो सोशल सेक्टर, जो हम डेवलपमेंट सेक्टर, जो लोगों के विकास के लिए काम करते हैं, वो एक पूरी लिस्ट है जो मेरे हिसाब से काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो इसमें हर फील्ड के जो भी फेलोशिप्स होती हैं, उसकी पूरी लिस्ट है। मैं ये शेयर आपके साथ कर दूंगी। तो इसमें तकरीबन आई थिंक 50 के अराउंड फेलोशिप्स होंगी, जो आप देख सकते हैं कि अगर आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब एप्लीकेशन होती है और बाकी की जो डिटेल्स हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन जिस प्रोग्राम में मैं काम करती थी, वो एक्चुअली काफी और स्टेट्स में भी है। इसको चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप कहा जाता है, और आप बेसिकली जो मुख्यमंत्री होते हैं बाकी के स्टेट्स के, उस उनके साथ जुड़ के आप एक साल के लिए या फिर कुछ जगह पे 2 सालों के लिए काम करते हैं, या तो जिला के लेवल पे या फिर स्टेट या फिर पूरे प्रदेश के लेवल पे। तो ये एक
मतलब स्पेशल प्रोग्राम है जो काफी स्टेट्स रन करती हैं, नहीं सिर्फ हरियाणा नहीं, बाकी जैसे महाराष्ट्र, उत्तराखंड और चंद और स्टेट्स हैं जो ये इसको रन करते हैं। तो ये इसका जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, जो तजुर्बा रहा है, उसके बेसिस पे और जितना मुझे अपने पढ़ाई में पढ़ाया गया था उसके बेसिस पे बाकी की जो चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है। तो पब्लिक पॉलिसी इंडिया में अगर हम उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे देखें, एक डिसिप्लिन या एक एरिया जो माना जाता है, एक पर्टिकुलर अलग सा टॉपिक या सब्जेक्ट उसको देखा जाए, तो काफी बहुत ही यंग स्टेज में है। मतलब वो अभी ग्रो हो रहा है और वो अभी ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब इवॉल्व हो रहा है और उसमें बहुत कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो वो आई मीन पब्लिक पॉलिसी जो उसकी एक्टिविटी है वो कोई नई बात नहीं है इंडिया के लिए, एक डेमोक्रेसी होते हुए। लेकिन जो एक उसको अगर हम एक सब्जेक्ट के तौर पे देखें बिल्कुल अलग तौर से, वो कोई नई चीज हम मान सकते हैं और वो इवॉल्व हो रहा है। लेकिन जब से हम हमें आजादी मिली है तब से लेके अब तक एक ये ट्रेंड कॉमन रहा है कि जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो एक्चुअली देखा गया है कि उस पे बहुत तवज्जो रही है। जो पब्लिक पॉलिसी भले ही सब्जेक्ट ना रहा हो, लेकिन जो पब्लिक पॉलिसी बनती है इंडिया में उसका जो तवज्जो रहा है वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड रहा है। और सोशल साइंसेज जो बाकी के रही हैं उनको थोड़ा इग्नोर किया गया है, जैसे कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस तो ऑफ कोर्स है, उससे तो सब कुछ डिफाइन होता है, लेकिन जो उसकी जो फ्रेमवर्क, जो उसका जिस तरीके से एक पॉलिसी के बारे में सोचा जाता है उसमें इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन जब हम इसकी ट्रेनिंग या इसकी एक्चुअल स्टडीज की बात करते हैं तो पब्लिक मैनेजमेंट एक एरिया है जिसमें ट्रेनिंग या फिर कोर्सेज होते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो जैसे सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी के देशों में भी, जैसे यूएस और यूके वगैरह, उस वहां पे भी सिमिलर ट्रेनिंग मिलती है। इनफैक्ट जो दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक पॉलिसी स्कूल्स हैं वो एक्चुअली पब्लिक मैनेजमेंट स्कूल्स के तौर पे ही शुरू हुए थे। और ये सेम चीज इंडिया में भी देखी गई है, जैसे कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या फिर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये एक्चुअली इसमें ट्रेनिंग स्पेशली जो हमारे सिविल सर्वेंट, जो अफसर आईएएस अफसर होते हैं उनको दी जाती है। और इसका एक और रीजन या एक और मतलब वजह रही है इसको ग्रोथ मिलने की इंडिया में, और वो ये है कि जो थिंक टैंक्स होती हैं जिसमें आप रिसर्च और इंडिपेंडेंट टॉपिक्स पे काम करते हैं, उनकी ग्रोथ की वजह से ये इसको थोड़ा पुश मिला है, इसको थोड़ा इस पे थोड़ा फोकस रहा है, इस पे तवज्जो रही है। तो उसकी वजह से एज अ डिसिप्लिन ये काफी हद तक मतलब ग्रो हुआ है। लेकिन हम अब इस बारे में बात करेंगे कि पब्लिक पॉलिसी एक्चुअली होता क्या है। तो जो सबसे ज्यादा फेमस डेफिनेशन है वो एक्चुअली एक यूएस के पब्लिक पॉलिसी एक यूएस की पब्लिक पॉलिसिस से आती है। और उन्होंने ये कहा है कि किसको कितना कब और कैसे मिलता है। तो इसमें ये है कि ये कोई आसान वो डिसीजन या कोई फैसला नहीं होता है किसी भी सरकार के लिए। इसमें हम जैसे कि जानते हैं, कोई भी अगर पॉलिसी या कोई भी नीति बनती है तो उसमें दोनों दोनों तरफे के लोग होते हैं, कुछ लोग हारते हैं, कुछ लोग जीते हैं। तो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि जो हम कहते हैं कि ये कोई आसान फैसला नहीं होता है। हमें बाहर से लगता होगा कि जो रिसोर्सेज या जो चीजें लोगों को दी जाती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ उसके लिए। अगर हम पीडीएस की बात करें, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको आसान तरीके से हम कहते हैं जो राशन कार्ड जो बनता है आपको और जो उसमें राशन मिलता है हर महीने के हिसाब से, वो कोई आसान फैसला नहीं था। जब वो बना था तो ये बोला गया था कि आप पहले तो ये कैसे आप उसको बताएंगे कि किसको मिलना चाहिए। अगर आपकी सालाना या महीने की तनख्वाह मतलब 5,000 है और किसी की 7,000 है तो उसमें कोई इतना अंतर नहीं है, लेकिन जिसको 7,000 है उसको राशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो उनका वो कार्ड बनता है
उनको नहीं मिलेगा। मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, वो जो एक्चुअल अमाउंट है वो कुछ और होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और बल्कि ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। जब भी कोई पॉलिसी बनती है, जब भी एक डिसीजन लिया जाता है, फैसला लिया जाता है कि किसको क्या मिलेगा, तो वो आसान नहीं होता है किसी भी सरकार के लिए। और कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, उस पे और भी ज्यादा डिबेट, या उस पे और भी ज्यादा मतलब पॉलिटिक्स खेली जाती है, उस पे सियासत होती है। फिर मतलब और भी बहुत सारे प्लेयर्स या फिर जो लोग रोल अदा करते हैं, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, जो उसकी स्टेजेस होती हैं। लेकिन ये एक क्लासिकल डेफिनेशन है, ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको बताने के लिए कि पब्लिक पॉलिसी होता क्या है। तो किसी भी चीज को जब आप ये फैसला करते हो कि उसको कैसे, कब और कहाँ दिया जाएगा, तो उसको हम एक पॉलिसी कहते हैं। और क्योंकि ये हमारे नागरिकों या आवाम के लिए होती है, तो इसलिए ये पब्लिक पॉलिसी है, कही जाती है। अम, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो प्रोसेस होता है, जो इसके जो किस्तें होती हैं, ये कैसे बनती है, कैसे इसको आगे लेके जाया जाता है। और फाइनली जब हम अपने आंखों के सामने इसको देखते हैं इम्प्लीमेंट होते हुए, तो वहां तक कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले ये कि इतने सारे मुद्दे होते हैं इन, मतलब आज के दौर में, या फिर कभी भी देखा जाए तो इंडिया में, भारत देश में, हिंदुस्तान में इतने सारे मुद्दे हैं। तो वो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उसमें कौन सा मुद्दा ऐसा होता है, या कौन सा ऐसा एजेंडा होता है, या कोई इशू होता है जिसको सबसे पहले चूज किया जाता है। उसको कैसे आपके पास 10 चीजें हैं जो दिख रही हैं कि बहुत ही अहम है, लेकिन उसको कैसे कोई भी डिसीजन मेकर जो भी फैसला लेते हैं, वो कैसे चूज करेंगे, पहले वो समझते हैं। तो इसमें कोई एक डेफिनेटिव या कोई एक साफ जवाब नहीं है। इसमें अलग अलग पॉलिसीज में ये देखा गया है कि अलग अलग तरीके थे उसको नोटिस, या उस पे ध्यान दिया गया था अलग अलग वजहों से। तो इंडिया में एक्चुअली जब से आजादी के बाद से ये देखा गया है कि पब्लिक कैंपेन्स जो होते हैं, पब्लिक कैंपेन्स जो हमारे एनजीओ के द्वारा या फिर एक्टिविस्ट के द्वारा, जो पब्लिक कैंपेन्स होते हैं और जो प्रोटेस्ट होते हैं, या सोशल मूवमेंट जिन्हें कहते हैं, अगर उनको देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया है। इसको एक्चुअल जो भी इशू है, जो भी मुद्दा है, उसको उस पे फोकस लाने का सरकार की। तो ऐसे बहुत सारे मतलब एग्जांपल्स आपको मिलेंगे हमारी हिस्ट्री में, हमारे पास में। और अभी भी अगर आप देखें तो ये यही हमारे उसमें रोजमर्रा की जिंदगी में हमें दिखता है। जैसे अभी हम देखें तो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो एक पॉलिसी इशू या फिर एक एजेंडा या मुद्दे पे ही चर्चा चल रही है। भले ही उसकी पॉलिसी बन गई हो, लेकिन उसको आगे कैसे लेके जाना है, उस पे अभी भी डिस्कशन या फिर डिबेट कह सकते हैं, वो है। इसके अलावा ये 60s या 70s की बात है, जब महिलाओं पे या फिर खातूनों पे बहुत बहुत जुल्म होता था, क्योंकि जो डाउरी है, जो डाउरी ली जाती थी, उसमें जो जिन की शादी होती थी, उसकी वजह से उनको जला दिया जाता था। तो उसमें एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, जिससे एक्चुअली बहुत सारे लॉज पास हुए थे। और उनकी वजह से ही जो विमेन एम्पावरमेंट या हम विमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो आज के दौर में देखा जा सकता है। और वो एक पूरा सस्टेन, मतलब एक बहुत ही कंटिन्यूस वो था कैंपेन, जिसकी वजह से एक्टिविस्ट के अलावा जो कॉमन जो आवाम थी, वो जुड़ के उन्होंने ये पॉलिसीज बनाई थी। तो अगर हम विमेन सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ ये जो निर्भया कांड हुआ था 2012 में, उससे पहले की पहले भी देखा जाए तो ये हमारी हिस्ट्री में है। और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे केसेस जो हम उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में रहे हैं, जैसे कि अगर हम आरटीई की बात करें, जो राइट टू एजुकेशन है, उसको एक उन्नी कृष्णन केस हुआ था।
1993 में, जो एक्चुअली उन्हीं कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ये वहाँ की बात है। वहाँ पे हुआ था, और उसकी वजह से एक्चुअली जो फीस हाइक हो रही थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कर्नाटका में, एक स्टूडेंट थी मोहिनी जैन करके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था 1991 में, और उसकी वजह से मतलब ये केस ही फेमस हो गया, और एक्चुअली कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था उसकी वजह से कि हर नागरिक को एक्चुअली एक राइट है टू एजुकेशन हमारे संविधान के अंदर। तो एक छोटे से केस की वजह से इतना बड़ा फैसला लिया गया था, तो सिर्फ बड़े तौर पे, जैसे कि हम कैंपेन्स के थ्रू जानते हैं, सिर्फ उसकी वजह से इशू फोकस नहीं होता है। छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स भी रहे हैं जिसकी वजह से काफी कुछ हमारे संविधान की वजह के वजाहत की वजह से, या फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफी चीजों पे तवज्जो दी गई है एज अ पॉलिसी मैटर। इसके अलावा अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें, जो लॉ बना था वो भी एक सिमिलर तरीके से बना था। उसमें 1992 में एक्चुअली काफी सारे नेटवर्क्स, सिर्फ एक एक्टिविस्ट या सिर्फ एक ग्रुप की वजह से नहीं, बहुत सारे एनजीओज ने एक पूरा नेटवर्क बनाया था, जिसकी वजह से लॉज पास हुए थे। और वो एक कोलैबोरेशन या एक वो दिखाता है कि हमारे इसमें कोलैबोरेशन की वजह से एक पूरा अलायंस बना था, और उसकी वजह से ये पॉलिसी इशू हाईलाइट हुआ था, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कानून बना था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं देना चाह रही हूँ। लेकिन सब एक जैसे कि हम जानते हैं, स्पेशली आज के दौर में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम मीडिया के उस रोल को देखें, तो एक्चुअली इतना अहम है कि हर मिनट पे, क्योंकि अब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो पॉलिसीज का इधर से उधर होना मतलब एक वो बन गया है। जो हम मीडिया हम पहले देखते थे, टीवी चैनल या न्यूज या न्यूज़पेपर, वो सिर्फ एक उतने उससे लिमिटेड नहीं है। सोशल मीडिया क्योंकि लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो एक माध्यम है, तो वो उसने पॉलिसी को, स्पेशली अगर हम टेक वर्ल्ड की बात करें, अगर टेक के मायने में से मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब हम ये देखें कि ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे जो होता है, वो उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, या फिर आप क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं। जो आपकी बेसिक राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो डिसाइड होती है। तो एजेंडा या जो मुद्दा है वो बहुत तरीकों से सेट होता है। इसका मतलब एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो है इसको समझना कि कौन सा इशू कब उठाया जाए, सरकार उसको कब इम्पोर्टेंट समझे कि इसको हमें लेना चाहिए और इस पे पॉलिसी बननी चाहिए। वो हर हर दौर में और हर टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से डिसाइड होता है। नेक्स्ट अगर हम आए तो ड्राफ्टिंग स्टेज पे, ड्राफ्टिंग तब होता है जब बेसिकली आप एक इशू को आइडेंटिफाई करते हो, लेकिन फिर आप ये सोचते हो कि इस पे अब हमने ये तो सोच लिया कि वुमेन सेफ्टी पे कुछ करना है, लेकिन अब क्या करना है उस पे। तो उसमें क्योंकि पार्लियामेंट्रियंस इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे एमपीज होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें सेवरल मतलब काफी सारी लिस्टें होती हैं जिस तरीके से वो तैयार होती है पॉलिसी। तो मैं बहुत ब्रीफली उसको बता देती हूँ, लेकिन उसमें ये होता है कि जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है, जो आपकी मिनिस्ट्री उस टॉपिक से डील कर रही होती है, जैसे अगर वुमेन सेफ्टी है तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD उस पर डील करेंगे। तो जो आपका डोमेन डिपार्टमेंट होता है, जो मेन डिपार्टमेंट इस टॉपिक से डील कर रहा है, जैसे हमारे यहाँ अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर का डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री देखेंगे उसको। तो वो डिसाइड करते हैं कि इसका इंटेंट क्या है, इसका मतलब लेजिस्लेटिव या जो लीगल उस नजरिए से उसको देखते हैं कि इसका मतलब इसकी नीयत क्या है, तो उसको फिर सोच के वो लॉ डिपार्टमेंट पे इसको पास करते हैं। अब लॉ डिपार्टमेंट का ये रोल है यहाँ पे कि वो जो भी उनको इनपुट मिलते हैं, जो भी उनको बताया जाता है, फिर वो ये देखते हैं कि क्योंकि उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की वजाहत होती है, वो उसकी तफसीर करते हैं। तो वो उसके हिसाब से देखते हैं कि इसमें क्या परमिसिबल है, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। फिर उसके बाद
जब ये तय हो जाता है या ये क्लियर हो जाता है, तो फिर से जो डोमेन डिपार्टमेंट है, जो मेन डिपार्टमेंट इसको देखता है, वो फिर देखता है कि इसका पहला ड्राफ्ट इस लॉ का या इस पॉलिसी का क्या बनेगा। तो वो फिर ड्राफ्ट करते हैं, उनका उनका अलग डिपार्टमेंट होता है जो लिटिगेशन, जो बेसिकली ये देखता है कि लॉज कैसे बनते हैं, क्या कैसे ड्राफ्ट होता है, क्या लैंग्वेज यूज करनी है। तो वो उसके बाद ये फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं और फिर ये आगे पीछे चलता रहता है। फिर वो लॉ डिपार्टमेंट को देंगे, फिर वो उसका सेकेंड ड्राफ्ट बनाएंगे। ऐसे चलते चलते फाइनली जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होती है, जो हमारी उसमें सेक्रेटेरिएट होती है मेन, जहाँ पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, वो उसको फाइनली देखते हैं। और जो कैबिनेट होता है, जो फाइनल जहाँ पे ये टेबल होता है, जो बिल जिसको हम कहते हैं, उससे पहले वो वहां पे क्या कहते हैं, प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे मंत्री हैं, वो बेसिकली जो मेजर लॉज होते हैं, जो बहुत ही अहम टॉपिक्स पे जो लॉज होते हैं, वो उनको रेफर किए जाते हैं, उनको उनको बताया जाता है। क्योंकि ड्राफ्टिंग स्टेज है, तो इसके बाद नेचुरली आती है जो हमारी अडॉप्शन स्टेज है। अडॉप्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो ये टॉपिक या इसके ऊपर जो भी ड्राफ्ट की गई है पॉलिसी, अब इसका अप्रूवल चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और जितने भी पार्लियामेंट है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उसको टेबल करेंगे। कैबिनेट तो दूसरी चीज है, लेकिन जब हम पार्लियामेंट की बात करें, तो बेसिकली अडॉप्शन स्टेज ये होती है कि हर एक मेंबर पार्लियामेंट का इस पर डिबेट करने की उसमें पोजीशन में होता है, और उसके बाद फिर इस पे वोट होता है। तो आई मीन उसमें भी काफी सारे स्टेजेस होते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगी। लेकिन बेसिकली ये होता है कि लोकसभा या राज्यसभा, जो दोनों हाउसेज हैं, उसमें किसी में भी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और एक बार जब एक सबसे पहली स्टेज कहलाई जाती है, तो फर्स्ट रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, वो उसको जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, वो उसको अपोज कर सकते हैं। और जो फिर होता है उसका वोट, वो देखा जाता है कि इसमें क्या सही है, क्या नहीं है। और फाइनली पहली रीडिंग के बाद इसमें जो मुद्दा होता है, वो एक्चुअली पुट अप किया जाता है कि इसको वोट इस पे वोट किया जाए। तो जैसे कि इन अगस्त 2009 की बात है, जो जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे, वो एक्चुअली उन्होंने एक मतलब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, जजेस डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो एक बिल चल रहा था जो जजेस के बारे में था, और उन्होंने एक्चुअली जो मोशन था, जो होता है, ये पूरा डिबेट वहां पे चलती है कि इसमें क्या है, क्या कमी है, क्या रह गया है, कौन इसको अपोज कर रहा है, कौन नहीं। फिर थर्ड रीडिंग होती है, जब एक्चुअली हाउस वोट करता है, फिर से जो ड्राफ्ट होता है बिल, रीड्राफ्टेड बिल होता है उस पे। तो ऐसे बहुत सारी किस्तें होती हैं, जो फाइनली जाके टेबल में, सॉरी, पार्लियामेंट में बिल जब पास होता है, तो इसमें और भी सारी वो है, मतलब इसको अगर उससे देखा जाए, तो एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। इस इन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो पॉलिसी अडॉप्शन होता है, उसमें पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जब ये टेबल होता है और उस पर वोट किया जाता है। एक बार बिल को मेजोरिटी मिली और जब ये पास हो गया पार्लियामेंट से, तो वो एक लॉ या कानून, तो पॉलिसी के तौर पे बन जाता है। अब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जो अब उसको नागरिकों या आवाम तक कैसे पहुंचाया जाए, उसका जो रोल है, वो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव के पास होता है। वो एक एक पार्ट है गवर्नमेंट का, और उसमें जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो बाकी के डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। और इस पे मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगी। आई थिंक सबने जिला का जो दफ्तर होता है उसके बारे में सुना है, कि जिला किस लेवल पे एक दफ्तर होता है। ये मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सबको पता होगा। लेकिन चलिए आगे हम देखते हैं कि इसका जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो एक्चुअली आपकी लेवल पे जो स्कीम्स या पॉलिसीज हैं, वो कहाँ तक कैसे पहुंचती हैं, वो हम देखते हैं। तो जिला प्रशासन जिसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपका इंटरेक्शन, अगर आप सरकार की बात करते हैं कि सरकार ऐसे है वैसे है, लेकिन आपका मतलब सरकार से क्या है? आप पार्लियामेंट में तो नहीं जाते हैं। आपका सिर्फ काम ये होता है कि आप
को राइट है वोट करने का। उसके बाद आपको ये नहीं पता चलता है सिवाय टीवी, जैसे राज्यसभा टीवी होता है उसके थ्रू देखने के लिए कि वहां पे क्या चल रहा है। लेकिन आप जो है सरकार के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो मैं समझाना चाहूंगी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जिला प्रशासन जो होता है वो एक्चुअली एक हमारे आजादी से पहले का सिस्टम है, और जो ब्रिटिश के टाइम से चलता आ रहा है उसको रेवेन्यू का एक यूनिट माना जाता था। तो उस टाइम पे क्योंकि जमींदारी होती थी और उनको जो है टैक्सेस या फिर जो उनका रेवेन्यू कहा जाता है, जहाँ से उनको बेसिकली अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता था, वो जो उसका एक जरिया था चलाने का, उसको रेवेन्यू के तरीके से वो कलेक्शन के प्रोसेस के लिए एक मतलब बेसिकली जिला के थ्रू एक जिला उन्होंने एक यूनिट बनाया था, उसके थ्रू वो ऑपरेट करते थे, उसके थ्रू वो अपना जो है हुकूमत चलाते थे। लेकिन आजादी के बाद भी जो वो लेवल या जो यूनिट है वो चेंज नहीं हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो अभी भी बेसिक या फिर वो एक्चुअल यूनिट है जहाँ पे पॉलिसीज या फिर जो हम नीति जो भी जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, जो बनते हैं लॉज या जो पॉलिसी बनती है, उसको जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेप्यूटी कमिश्नर आपने सुना होगा। अब डेप्यूटी कमिश्नर के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, अब हर स्टेट में अलग अलग तरीके से इनको बोला जाता है। तो डेप्यूटी कमिश्नर को कुछ जगहों पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, कुछ जगहों पे कलेक्टर कहा जाता है, और ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं। कुछ जगहों पे क्योंकि जो रोल है वो थोड़ा इवॉल्व हो चुका है तो उनको डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं। लेकिन ओवरऑल या पूरे तरीके से देखा जाए तो जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर मजिस्ट्रेट या कमिश्नर जो भी कह लो उनको, वो एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। जो भी वो अफसर उनको उसको देखता है, और वो आईएएस अफसर को ही ये उपाधि या फिर ये स्टेटस दिया जाता है। ये सारे जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट आपके जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो आपका डोमेन या फिर जो भी इशू है वो किसी एक डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में आएगा। अब आपके स्टेट लेवल या प्रदेश लेवल पे भी वो मिनिस्ट्री या फिर वो डिपार्टमेंट हो सकता है, या फिर डायरेक्टली जो आपका सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होता है, जो पॉलिसी वहां बनती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट होगी, चाहे वो मतलब क्या कहते हैं सेंटर से आए या स्टेट से आए। तो जो डीएम या डीसी जो भी हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि बीइंग द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ही और शी जो भी वो अफसर हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, उस पे वो सारे फैसले या जो भी साइनिंग अथॉरिटी जिनको कहते हैं वो होते हैं। और उनके नीचे अब सब डिविजन आता है। तो अब सब डिविजन को समझने के लिए मैं इतना बताना चाहूंगी कि जो आपने तहसील तो सुना होगा, तहसील एक बहुत ही कॉमन शब्द है, लफ्ज है, और वो एक्चुअली क्योंकि पहले पहले के जमाने से चलता आ रहा है, तो जो हमारा रेवेन्यू का जो पूरा सिस्टम है इनफैक्ट वो पूरा उर्दू में ही अभी तक है। तो जो हमारे तहसीलदार होते हैं, और तहसील आपने सुना होगा। तो अगर हम सब डिविजन को डिफाइन या फिर उसको बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि तहसील का एक कलेक्शन, जो जितनी भी तहसील को अगर एक साथ लिया जाए, कुछ तहसीलों को उसको सब डिविजन में बांटा जा सकता है। अगर मैं उसका एक एग्जांपल दूं तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हैं कि 6 या 7 तहसीलें हैं, तो अगर दो दो से तीन तहसीलें को एक यूनिट माना जाए तो उसको एक सब डिविजन कहेंगे। तो अब डिस्ट्रिक्ट और तहसील को जोड़ने का जो बीच का वो है यूनिट, वो उसको सब डिविजन कहा जाता है। और उसमें भी आपका एक मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, तो जिनको एसडीएम कहते हैं। अब ये आपके जो एसडीएम हैं वो या तो मतलब आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, वो जो आपके स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं उनके अफसर हो सकते हैं। तो इनकी जो उपाधि है, लेकिन ये देखा जाए कि जितना भी मतलब जितना भी काम होता है ये फिर उसको देखते हैं, और इनका एक्चुअली कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू वो है यूनिट उसको हेड करते हैं सब डिविजन लेवल पे। और इनकी भी कुछ पावर्स होती हैं मतलब लॉ के हिसाब से,
लेकिन डेप्यूटी कमिश्नर के नीचे आते हैं, क्योंकि ये यूनिट जो है वो छोटा होता है और डिसीजंस उनकी कम होती हैं, और हर हर स्टेट में, हर प्रदेश में इसमें अंतर है या इसमें डिफरेंसेस हैं। और अगर हम तहसील की बात करें तो तहसीलदार जो है वो जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है उनके वो हेड होते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये एक्चुअली जो रेवेन्यू सर्कल है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके मतलब नजरिए से देखा जा सकता है। और तहसीलदार जो है वो, आपने आई थिंक हर किसी ने, चाहे वो जिला के दफ्तर में गए हो या ना हो, लेकिन तहसीलदार से कभी ना कभी तो इनका वास्ता ताल्लुक पड़ा ही होगा। उनके नीचे पटवारी होते हैं, वो हर जो मतलब गांव में होते हैं। तो तहसीलदार जो है वो आपके जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू, जितना भी आपका जमीन जायदाद का मामला है, वो सब देखते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बेसिकली हेड करते हैं। इसके अलावा हम जो बदलाव आया है वो एक्चुअली ये देखा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट जिला तो हमेशा से एक यूनिट रहा था आजादी से पहले, जैसे मैंने बताया। लेकिन सब डिवीजन के बाद जैसे मैंने बोला कि वो एक रेवेन्यू का मतलब स्ट्रक्चर था, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया, संविधान में चेंज आया था। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जिसको कहते हैं। तो ये सोचा गया था कि अगर आप गवर्नेंस या जो आपकी मतलब ये नीति की जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर उसको करना चाहते हैं तो, और इनको कैसे हम इंडिपेंडेंट या फिर कैसे मतलब वो खुद से ये काम कर पाए, जितना भी सिटीजन के साथ होता है, तो उसके लिए ये जो एरिया जिसमें आप रहते हैं उसके हिसाब से डिवीजन है। अब वो एरिया कैसे डिफाइंड है, उसमें भी काफी सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसमें भी काफी सारी डेफिनेशंस होती हैं कि किसको शहरी इलाका कहा जाता है और किसको ग्रामीण या फिर रूरल एरिया कहा जाता है। अब उसमें एक्चुअली मेन जो डेफिनेशन है वो पॉपुलेशन से के उससे आती है, और किस किस टाइप का काम एक्चुअली आपके उस एरिया में हो रहा है। तो वो डेफिनेशन मतलब मैं आपको बता सकती हूँ उसमें डिटेल में, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि पॉपुलेशन और किस टाइप का काम है। अगर ज्यादा मेजोरिटी जो वर्कर्स हैं वो एग्रीकल्चर में है, आई थिंक 75% से ज्यादा जो मेन वर्कर्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में है, तो उसको रूरल एरिया या फिर ग्रामीण एरिया क्षेत्र बोला जाता है। और सेम अगर वो नहीं है और मतलब उसको फिर उसका ऑपोजिट ऑब्वियसली शहर होगा। और उसमें भी अगर आप शहर की बात करें तो उसमें शहरों में भी डिवीजन होता है। जैसे हम कहते हैं कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास देयर आर मतलब बहुत सारे क्लासेस होते हैं, टीयर्स होते हैं सिटी के। जैसे दिल्ली अगर माना जाए तो सबसे बड़ा टाइप का शहर माना जाएगा, तो उसकी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पॉपुलेशन की क्राइटेरिया के हिसाब से शहरों को भी अलग अलग क्लासेस या टीयर्स में डिवाइड किया जाता है। तो पॉपुलेशन और उसके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे दो डिविजन्स होते हैं। लेकिन इसमें फिर अगेन ये अगर देखा जाए पूरे जिले में कि ये जिला के बेसिस पे अगर देखा जाए तो अम, अ, इसमें भी डिविजन होते हैं, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल और कमेटी। अब जैसे मैंने बोला कि डिवीजन ऑफ सिटी क्लास 1, 2, 3 होती है, लेकिन अगर उसको हम नाम दें तो उसको हम कहेंगे नगर निगम, नगर परिषद, और एक नगर पालिका होती है जिसको हम कमेटी कहते हैं। ये आपके शहर में रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है और जो बाकी के क्राइटेरिया है उसके हिसाब से डिफाइन होता है। अब अगर आपका नगर निगम है तो जो सबसे बड़ी सिटी होती है कॉर्पोरेशन, अब उसमें फिर होगा कि आपके कमिश्नर होंगे, उसके खुद के कमिश्नर होते हैं। तो जो हम जिसकी बात कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट या जिला के हेड डेप्यूटी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, उसी का इक्विवेलेंट अगर हम शहर के लेवल पे देखें तो जो शहर की सारी विकास या जितना भी डेवलपमेंट है और जितना भी उनको पावर्स दी जाती हैं, वो एक्चुअली फिर म्युनिसिपल कमिश्नर जो उसका अलग से एक वो हेड होता है वो देखते हैं। अब इसमें भी वेरिएशंस हैं, जैसे हरियाणा में म्युनिसिपल कमिश्नर देखते हैं जो हमारी कॉर्पोरेशन होती हैं, और यूजुअली यही केस बाकी की भी मेजर सिटीज में है। अगर हम म्युनिसिपल काउंसिल जो कि बीच की लेवल की बॉडी होती है, मीडियम लेवल जो बॉडी अर्बन लोकल बॉडी होती है, जिसको हम नगर परिषद कहते हैं,
उसको हम देखें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। कुछ जगहों पे जो हमारे डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं वो दोनों परिषद और जो आपके मतलब सबसे छोटी कमेटी जो होती है, पालिका जो होती है, उन दोनों को देखते हैं। कुछ जगह जैसे हरियाणा में उन्होंने एक अलग पोस्ट बना दिया है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो अलग अलग मतलब हेड्स होते हैं इन काउंसिल्स और कमिटीज, कौन इसको देखेगा। लेकिन मोटे तौर पे ये है कि आपका जो क्षेत्र है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा उसका हेड कौन है। और अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो उसमें तीन मतलब ब्लॉक, सॉरी रूरल की बात करें, ग्रामीण की बात करें, उसमें तीन लेवल्स होते हैं। आपका जिला लेवल पे, क्योंकि ग्राम पंचायत या रूरल ग्रामीण एक अलग डिपार्टमेंट है, तो उसका उसके तीन लेवल्स होते हैं। जैसे कि जिला के लेवल पे आपका जिला परिषद होगा, जो पूरे उसको देखेगा, पूरे मतलब डिपार्टमेंट या पूरे डिस्ट्रिक्ट को एज अ यूनिट देखेगा। और उसके नीचे फिर आपका ब्लॉक समिति होता है, जो कि अगेन एक ब्लॉक बेसिकली क्या होता है कि जितने भी ग्राम पंचायत हैं, जितने भी आपके गांव हैं, उनका एक कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, उसको एक ब्लॉक कहते हैं। और फाइनली जो आपका गांव जो जिसमें मतलब कुछ आबादी होती है एक गांव में, उसको वो एज ए यूनिट ग्राम पंचायत होता है। तो ग्राम पंचायत में क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उसमें इलेक्शन होके वो सरपंच और बाकी के कमेटी मेंबर्स आते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं उसको, ताकि एक अलग यूनिट बनाया जाए। और उसके ऊपर जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद होता है, उसमें सिलेक्टेड लोग होते हैं। मतलब वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें नहीं रहते हैं, उसमें जो लोग सिलेक्ट होके आते हैं उनको रखा जाता है। और वो बाकी के डिसीजंस मतलब उनके उसमें होते हैं। अम, अगर हम सेम चीज म्यूनिसिपल उसमें बात की जाए, तो म्यूनिसिपल में जो नगर पालिका और मतलब जितनी भी सारी बॉडीज हैं, अगर उनको देखा जाए तो एक्चुअली उसमें भी सिमिलर वो होता है। आपके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपके उसमें दफ्तरों में बैठते हैं, वो ये देखते हैं कि आपका जैसे इंजीनियरिंग ब्रांच हो गई, या फिर टाउन प्लानिंग हो गई, वो आपका नक्शा पास करते हैं, वो अलग होते हैं। लेकिन इसमें भी आपके नगर पार्षद होते हैं जो आप खुद इलेक्ट करते हैं, और उसमें मतलब उनकी पावर होती है कि वो एक उनका एक हाउस होता है, वो बेसिकली ये डिसीजंस लेते हैं कि बजट कितना पास हो रहा है। तो उसमें दोनों लेवल्स पे, ग्रामीण और शहरी के लेवल पे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम जिला परिषद की बात करें, तो मैं एक्चुअली पलवल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थी। तो ये अगर देखा जाए, ये एक मिनी सेक्रेटेरिएट कहा जाता है इसे। तो मिनी सेक्रेटेरिएट आप कह सकते हैं फेस ऑफ गवर्नमेंट है जिला के या फिर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जिला प्रशासन को जो 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 उनका दफ्तर होता है, वो एक्चुअली जिला सचिवालय कहा जाता है। तो आपका जो मतलब वास्ता ताल्लुक होता है सरकार के साथ, वो यहाँ से शुरू होता है, और यही मेन चेहरा है कह सकते हैं सरकार का, जिनके साथ आप इंटरैक्ट करते हो। अब ये कंफ्यूजन रहता है, एक तो जितना हमने पोल किया है उससे ये समझ आता है कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, अगर शायद उन्होंने सुना भी हो लेकिन वो कभी गए नहीं है। तो आपको आई थिंक जिंदगी में कभी ना कभी क्योंकि पॉलिसीज मतलब लोगों के लिए ही होती है, आम जनता के लिए होती है, कभी ना कभी एक जरूरत या फिर एक मतलब एक जरूरत पड़ सकती है आपको कि आप मतलब या तो कोई इशू हो, आपको वो बेनिफिट या फिर वो जो पॉलिसी की स्कीम है वो मिल ना पा रही हो, या फिर आपको कोई इंक्वायरी करनी हो, या फिर आपको कोई सजेशन या सुझाव देने हो कि आपके जो एरिया में डेवलपमेंट चल रहा है उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। और इनफैक्ट ये एक encouraging या फिर एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिला के लेवल पे लोग हैं, उनसे मतलब एक वास्ता ताल्लुक रखें, ताकि आपको पता चले कि आपके खुद के जिले में या फिर आपके खुद के शहर में चल क्या रहा है। मतलब किस किस तरह से प्रगति या किस तरह से विकास या डेवलपमेंट चल रहा है, उसको आप बेहतर कैसे बना सकते हैं एज एक्टिव सिटीजन्स। ये बहुत ही मतलब बहुत ही अहम अहम बात है। तो इसमें मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगी। एक तो
पब्लिक डीलिंग आवर्स होते हैं। तो पब्लिक डीलिंग आवर्स में क्या होता है कि जो आपके बड़े से बड़े अफसर जैसे डेप्यूटी कमिश्नर या डीएम जो होते हैं, वो क्योंकि पूरे जिला को हेड करते हैं, उनके पास भी एक मैंडेट है या फिर एक वो प्रैक्टिस है कि वो पब्लिक डीलिंग आवर्स रखते हैं। तो उसमें नॉर्मल जो पब्लिक होती है उनका एक टाइमिंग रहता है, वो आपको इंक्वायर करना पड़ेगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। लेकिन यूजुअली इट इज अ प्रैक्टिस कि उस टाइम पे वो किसी भी मुद्दे पे या फिर किसी भी इशू पे वो आपसे मतलब आपकी बातें सुनेंगे। तो वो भी आपको उसमें मतलब ये देखना पड़ेगा कि किस लेवल की का इशू है, किस लेवल की बात है। अगर हम सॉरी अगर हम पूरे जिला की बात करें, अगर कोई ऐसा इशू है जो लोअर लेवल पे, जैसे हमने बोला कि तहसील भी एक लेवल है, फिर सब डिविजन भी एक लेवल है, तो अगर वो उस लेवल पे नहीं सॉल्व हो पा रहे, तब हम ये सोचें कि ये मतलब जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, जो सबसे बड़े हेड हैं, उन तक ये ले जाने की बात है। क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर आप ऐसा एक इशू ले रहे हो जो क्योंकि आपके सारे डिपार्टमेंट्स भी इसी सचिवालय या इस ऑफिस में होते हैं, तो अगर आप उनसे बात ना करके उन तक हेड तक पहुंच रहे हैं, तो उनका भी काम ये है कि वो फिर नीचे इसको भेजेंगे आपकी इंक्वायरी या जो भी आपकी दिक्कत है उसको। तो आपको ये इसमें ये केयरफुल मतलब ये समझ के सोचना पड़ेगा कि किसके पास जाने की जरूरत है इस मुद्दे को लेके। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि पब्लिक डीलिंग आवर्स को देखा जाए कि कब आप अपने ऑफिशियल से मिल सकते हैं। दूसरा ये कि जो ग्रीवियंस है कंप्लेन रिड्रेसल होता है, अब अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इसका बहुत ही मतलब कह सकते हैं ट्रेंड तो नहीं, लेकिन एक बहुत सारे मतलब प्रोविजंस या फिर बहुत सारे टूल्स बन चुके हैं जिससे आप एक्चुअली उनको कांटेक्ट कर सकते हो बिना उनसे फेस टू फेस या फिर इन पर्सन मिलने के अलावा। और उसका एक मतलब बहुत ही मैकेनाइज या फिर एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये चीजें वो एड्रेस होती हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, हरियाणा में बहुत सारे पोर्टल्स हैं मैं सिर्फ हेल्पलाइन की बात नहीं कर रही हूँ कि आप उनको मतलब फोन के थ्रू कॉल कर सको। उसके अलावा भी जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, आप उसमें अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। कोई ऑफिसेज होते हैं, वहां जाके आप मतलब उस पोर्टल के थ्रू वहां पे जाके कंप्लेन अपनी रजिस्टर कर सकते हैं, ये कहने के लिए कि मेरे साथ मेरे इलाके में ये दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारे मतलब ऐसे सिस्टम्स बन चुके हैं। इनफैक्ट हरियाणा में सीएम विंडो एक सिस्टम है। सीएम विंडो में ये होता है कि आप अपने लोकल लेवल पे एक ऑफिस में या ऑनलाइन जाके मतलब एक कंप्लेन रजिस्टर करते हैं जो एक्चुअली डायरेक्टली सीएम ऑफिस में जाती है। अब वो सीएम ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वो किसको मतलब कंप्लेन असाइन करे। लेकिन मतलब पूरा सिस्टम ये है कि वो हाईएस्ट लेवल तक जाती है और वो खुद वहां पे देखते हैं कि आपकी जरूरत क्या है और किसको ये रिजॉल्व करना है। तो इससे बहुत सारी विजिबिलिटी या फिर जो मतलब सिस्टमैटिक तरीका कहा जा सकता है, वो आ चुका है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप मतलब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ज्यादातर होता है, तो ये साफ तरीके से पता चल जाता है कि मतलब कहाँ पे मतलब कंप्लेन पेंडिंग है, कहाँ पे आपकी कंप्लेन किसको असाइन हुई थी, उसने मतलब कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया, कौन से ऑफिशियल के पास असाइन हुई थी। तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसका बहुत बड़ा मतलब फायदा उठाया जा सकता है और वो आपके लिए ही बना है। तो इसके बारे में जानना अपने जिला लेवल पे, अपने स्टेट लेवल पे बहुत ही जरूरी है। और इसके अलावा बाकी के कम्युनिकेशन चैनल्स भी मौजूद है। तो मैं एक मिनट दिखाना चाहूंगी। आप अपने ज्यादातर ऐसा होता है कि जो जिला होता है उसकी खुद की एक वेबसाइट होती है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पलवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस पे जाके आप अपने हाँ, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान सकते हैं। तो ये यूजुअली ज्यादातर रेगुलरली अपडेट होता है और इसमें आपको पूरी लिस्ट मिलेगी कि किसको कांटेक्ट करना है, कहाँ करना है, उनका ईमेल आईडी क्या है, लैंडलाइन नंबर क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ ज्यादातर जिलों में ऐसा ही होता होगा। लेकिन उसमें सिर्फ आपको ये नहीं पता चलता है कि मतलब कौन कहाँ बैठता है और उनका डेसिग्नेशन क्या है, किस लेवल पे बैठते हैं, लेकिन आपको बाकी के डिपार्टमेंट्स के बारे में भी पता चलता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यूजुअली इस पे अवेलेबल होती है। कौन सी स्कीम्स अवेलेबल हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो बाकी के मेन लैंडमार्क्स हैं या एरियाज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है।
वोटर लिस्ट, जो कि काफी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, और इसके लिए बहुत सारे चक्कर लोगों को यूजुअली काटने होते हैं, वो भी स्पेशली जब इलेक्शन आ रहा होता है तो ये अपलोडेड होते हैं इनके वेबसाइट पे। और बाकी के जितने भी फॉर्म्स या फिर आपको एप्लीकेशन भरनी होती हैं उसमें उसके बारे में भी मतलब बताया जाता है। तो भले ही इसमें हर चीज अपडेटेड ना हो, लेकिन आप अगर आप इसको विजिट करें अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो आपको एटलीस्ट एक अंदाजा पड़ जाएगा कि आपके यहाँ कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन सी स्कीम्स फंक्शनल हैं आपके लेवल पे। और एक आपको एक मतलब एक वास्ता ताल्लुक आपका जुड़ जाएगा कि आपको समझ आएगा कि सरकार मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, मेरा हक क्या है, और मैं क्या मांग सकती हूँ अपने अपने आप के लिए और अपने मतलब आसपास के लोगों के लिए। और अगर मुझे कोई दिक्कत आती है, क्योंकि ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं या फिर पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, इनका काम ये है कि वो आपको सर्व करें, आप आपकी जो दिक्कतें हैं उनको मतलब उस पे काम करें। तो जब तक आपको खुद नहीं पता होगा कि मुझे किसको अप्रोच करना है, किसको बताना है कि हाँ ये मेरा काम है, आपको ये करना है, तो वो जब तक नहीं होता है तो आप मतलब तो फिर ऑब्वियसली बात है कि आप बस ये सोचेंगे कि हाँ वो दिल्ली के रायसाना हिल में या फिर पार्लियामेंट में कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे जो जिला के लेवल पे मेरे लोकल लेवल पे, मेरे खुद के गांव में, मेरे खुद के शहर में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, बट आई थिंक अब हम डिस्कशन कर सकते हैं